आज जियोपॉलिटिक्स सिर्फ स्पीचेस और बयानबाजी का खेल नहीं रह गई है। दुनिया भर में तेजी से उथल पुथल चल रही है। नए अलायंसेस बन रहे हैं, पुरानी दोस्तियां टूट और बदल रही हैं, और इसी प्रोसेस में दुनिया में एक नया पावर बैलेंस धीरे धीरे शेप ले रहा है। और इस गेम का एक मेजर प्लेयर है तुर्की, जो आज अपने खुद के बनाए हुए हथियारों के दम पे और ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट्स के दम पे दुनिया के नक्शे पे तेजी से एक मिलिटरीली मजबूत मुल्क बन के उभर रहा है। तुर्की की बढ़ती हुई मिलिट्री कैपेबिलिटीज को देख के इजराइल डरा और घबराया हुआ है, और वो ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलके तुर्की के रीजनल डोमिनेंस को रोकने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढ रहा है। इस वीडियो में हम तुर्की के खुद के बनाए हुए डिफेंस इक्विपमेंट और इजराइल के तुर्की से डर की वजह के बारे में जानेंगे। पिछले कुछ सालों में तुर्की ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को एक सीरियस ग्लोबल प्लेयर बना दिया है। इसका कोर फोकस रहा है इंडिजिनस, यानी अपने खुद के बनाए हुए हथियारों पे, मतलब इंपोर्टेड वेपन्स पे डिपेंडेंसी कम करना और खुद लड़ाई के हथियार बनाना। इन हथियारों में सबसे पहले हम तुर्की के ड्रोन्स के बारे में जानेंगे। तुर्की का ड्रोन प्रोग्राम पिछले एक दशक में कई जंगों का रुख बदलने वाला साबित हुआ है। बैरक्टर ड्रोन्स ने सिर्फ टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन ही नहीं दिया, बल्कि मैदान जंग में भी अपनी असरअंगेजी को साबित किया है। 2020 की आर्मेनिया और अजरबैजान की नगर्नो काराबाग जंग में अजरबैजानी फोर्सेस ने टर्किश ड्रोन के जरिए आर्मेनियन टैंक्स और एयर डिफेंस को तबाह व बर्बाद कर दिया। लीबिया की सिविल वॉर्स में भी इन्हीं ड्रोन्स ने हफ्तर की बढ़ती हुई फौजों की पेशकदमी को रोका। यूक्रेन रशिया वॉर के अर्ली फेसेस में भी तुर्की द्वारा यूक्रेन को दिए गए बैरक्टर ड्रोन्स ने रशियन फौजी काफिलों और टैंक्स को काफी नुकसान पहुंचाया। इन कामयाबियों के बाद टर्किश ड्रोन्स सस्ते, मुअस्सर और पॉलिटिकली फ्लेक्सिबल ऑप्शंस बन गए, जिससे उनकी एक्सपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल पहुंच बढ़ी। एल्टाई मेन बैटल टैंक टर्की का इंडिजीनियस मॉडर्न बैटल टैंक है, जो अब प्रोडक्शन के फेज में आ चुका है और टर्किश आर्मी के आर्मर्ड कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्मर्ड व्हीकल और एपीसीज, यानी फौजियों और सामान को ट्रांसपोर्ट करने वाले व्हीकल, जिन्हें टर्की ने बीएमसी, ऑटोकार और एफएनएसएस जैसी खुद की कंपनियों के जरिए डेवलप किया है, जो काउंटर इंसर्जेंसी से लेकर के कन्वेंशनल वॉरफेयर तक अलग अलग सिनारियों में इस्तेमाल होते हैं। 105 mm MKE बोरान होविट्जर, ये एक लाइट वेट आर्टिलरी सिस्टम है, यानी एक छोटी तोप है जिसे हवाई जहाजों में आसानी से ट्रांसपोर्ट करके जल्दी से लड़ाई के मैदानों में डिप्लॉय किया जा सकता है। स्टील डोम इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम टर्की का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट को डिफरेंट लेयर पे इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कॉन्सेप्चुअली इसे इजराइल के आयरन डोम जैसा माना जा रहा है और इसे 2025 में लॉन्च किया जा चुका है। ALP-300G और ALP-100G रेडार्स, ये इंडिजीनियस अर्ली वार्निंग और सर्विलांस रेडार्स हैं, जो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन के जरिए एयर स्पेस मॉनिटरिंग और एयर डिफेंस सिस्टम को रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं, यानी ये दुश्मनों को दूर से जान और पहचान लेता है। TANOK लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, ये एक नेक्स्ट जनरेशन ATGM है, जिसे डायरेक्ट तोपों से फायर किया जाता है। इसका मकसद लड़ाई के बड़े हथियारों को हाई एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करना है, बिना किसी अलग लॉन्चर के। रॉकेटसान के मिसाइल्स और गाइडेड वेपन्स, रॉकेटसान कंपनी ने टर्की को मिसाइल के मामले में काफी हद तक सेल्फ रिलायंट बना दिया है। बोरा बैलिस्टिक मिसाइल, TRG रॉकेट आर्टिलरी सीरीज और गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब जैसे सिस्टम टर्की को लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी देते हैं, जो रीजनल पावर के असर और रसूख को दिखाने के लिए बहुत जरूरी समझी जाती है। टर्किश डिफेंस कंपनियों ने छोटे और बड़े वॉरशिप्स, नेवल कॉम्बैट सिस्टम्स, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट डेवलप किए हैं। ये सिस्टम सिर्फ डोमेस्टिक यूज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का भी हिस्सा बन चुके हैं। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जैसे सेंसिटिव रीजन्स में ये कैपेबिलिटीज टर्की को नेवी में डोमिनेंस, सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक सुपीरियरिटी देने में मदद करती हैं।
अब सबसे अहम सवाल, टर्की के डिफेंस बिल्डअप से इजराइल डरता और घबराता क्यों है? इजराइल ने हमेशा अपने रीजन में मिलिट्री डोमिनेंस मेंटेन की है, लेकिन जब किसी रीजनल पावर के पास एडवांस ड्रोन्स, इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम, मॉडर्न मिसाइल्स और गाइडेड वेपन्स और साथ ही एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी हो जाए तो रीजनल बैलेंस शिफ्ट होना लाजमी हो जाता है। टर्की के TB2, TB3 ड्रोन्स, स्टील डोम कॉन्सेप्ट, प्रिसीजन वेपन्स सिर्फ टर्की तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। अगर इनका एक्सपीरियंस या टेक्नोलॉजी सीरिया, लेबनान या पैलेस्तीन के करीब सर्कुलेट करता है तो इजराइल के लिए खतरा बढ़ जाता है। यहीं से तुर्की के रीजनल अलाइनमेंट्स और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। फिलिस्तीन के इशू पे टर्की का पब्लिक और डिप्लोमेटिक स्टैंस काफी क्लियर रहा है, खासकर गजा के हवाले से। इजराइल इस सपोर्ट को सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं समझता, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कवर के तौर पे देखता है, जिसके जरिए टर्की अपने डिफेंस पोस्चर और रीजनल इन्फ्लुएंस को जस्टिफाई करता है। यानी तुर्की फिलिस्तीन के मुद्दे को लेके मैदान जंग में उतर सकता है। इजराइल को असली कंसर्न यह है कि अगर तुर्की खुद फिलिस्तीन के मुद्दे पे मैदान जंग में उतरा या अपने किसी एलाई को हथियार पहुंचा दिए तो रीजनल पावर बैलेंस इजराइल के मुखालिफ शिफ्ट हो सकता है। सीरिया का एंगल भी काफी सेंसिटिव हो चुका है। बशर अल असद की सरकार के कोलैप्स के बाद जो पावर वैक्यूम बना उसे हयात तहरीर अल शाम यानी HTS और अबू मोहम्मद अल जोलानी यानी अल शरा जैसे टर्की अलाइंड एक्टर फिल कर रहे हैं। HTS के तुर्की के साथ क्लोज ऑपरेशनल टाइज इजराइल के लिए सिर्फ सीरिया का इंटरनल मैटर नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है। क्यों? क्योंकि गोलन हाइट्स जो कि सीरिया की टेरिटरी है उस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है और ये इजराइल के लिए एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड भी है। टर्की के ड्रोन्स, सर्विलांस कैपेबिलिटी और बैटलफील्ड एक्सपीरियंस अगर HTS को मिल जाता है तो ये गोलन हाइट्स में इजराइल के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसी पॉसिबिलिटी ने इजराइल के डिफेंस प्लानर्स को सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है। इसी डर से इजराइल ने अपनी काउंटर बैलेंसिंग स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी है और वो तुर्की के दुश्मन यानी कि ग्रीस और साइप्रस से मिलकर स्ट्रेटेजिक डिफेंस समझौता कर रहा है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में ये ट्राइलेटरल अलाइनमेंट सिर्फ सिंबोलिज्म नहीं, इसका कोर फोकस है नेवल कोऑर्डिनेशन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और एनर्जी कॉरिडोर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पे कंट्रोल। ग्रीस और साइप्रस के तुर्की के साथ हिस्टोरिकली टेंस रिलेशन रहे हैं, चाहे साइप्रस का डिवीजन हो या ग्रीस के साथ तुर्की का समुद्री डिस्प्यूट। इजराइल इस ट्रायंगल के जरिए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अपनी पोजीशन को टर्की के इन्फ्लुएंस के अपोजिट साइड पे मजबूत कर रहा है। ये साफ तौर पे दिखलाता है कि इजराइल तुर्की के मिलिट्री एडवांसमेंट से काफी घबराया हुआ है। इन सब के अलावा एक बात और जो इजराइल को काफी परेशान करती है वो ये है कि तुर्की नाटो का मेंबर है, जिसमें USA के साथ दुनिया के 32 मुल्क शामिल हैं। नाटो के आर्टिकल 5 के तहत इनमें से किसी एक मुल्क पे किया गया हमला सभी 32 मुल्क पे किया गया हमला माना जाता है और हमलावर मुल्क के खिलाफ सभी 32 मुल्क एकजुट होकर के लड़ते हैं। ओवरऑल इजराइल का डर किसी एक चीज पे बेस नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड कंसर्न है। हार्ड पावर का शिफ्ट, प्रॉक्सी डायनेमिक्स, टर्की के रीजनल अलाइनमेंट्स और अलायंसेस का बदलता बैलेंस। मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुर्की के पास कौन से वेपन्स हैं, बल्कि ये है कि वो वेपन्स कहां तक पहुंच सकते हैं, किसके हाथ लग सकते हैं और लड़ाई में कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। आखिर में सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का फ्यूचर शेप कौन करेगा? तुर्की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री से पावर बिल्डअप कर रहा है, इजराइल अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस बना करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और रीजन का पावर गेम अब सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि तुर्की के हथियारों और इजराइल के अलायंसेस से डिसाइड होगा। शुक्रिया। मिडिल ईस्ट में बदलते हुए पावर बैलेंस के बारे में और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके ये जानकारी दुनिया को बताइए। शुक्रिया।